सो परसेंटेज वेट बाई वेट, सबसे पहले तो जरा चेक करें परसेंटेज वेट बाई वेट, अगेन परसेंट है, इसका मतलब आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, इसको परसेंट में लेना है। वेट बाई वेट का मतलब समझिए ऊपर आप जो न्यूमरेटर में लेंगे उसका, जो सॉल्यूट लेंगे उसका वेट लेना है, लेकिन डिनोमिनेटर में जो सॉल्यूशन लेंगे उसका वॉल्यूम लेना है। तो इसको यहां पर डिफाइन कैसे करोगे, तो परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, ये हमारे पास टर्म है, उसको डिफाइन कैसे करोगे, दैट्स रियली वेरी सिंपल। वेट, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट, आपको न्यूमरेटर में आपको सॉल्यूट का वेट लेना है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नीचे क्या लेना है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नीचे आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना है। सो ओवरऑल बहुत ही सिंपल है ये, वेट ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मैं आपको ये भी बता देता हूं कि सॉल्यूट का वेट आपको ग्राम में लेना है और सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है आपको वो ml में लेना है, इनटू में क्या करना है आपको 100। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये फिक्स है, आपको सोल्यूट का वेट ग्राम में लेना है और वॉल्यूम आपको ml में लेना है, ज्यादातर आपको इसी वे में मिलेगा, इनटू आप 100 करोगे तो ये ओवरऑल डेफिनेशन हो गया परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का। सो दैट्स रियली ऑसम। सो प्लीज आप इसको एक बार अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लो, जो कि बहुत आसान है। हमेशा हम लोग न्यूमरेटर में सोल्यूट को लिखते हैं, डिनोमिनेटर में हम लोग सॉल्यूशन को लिखते हैं, ज्यादातर सिर्फ एक टर्म को छोड़ के, दैट इज मोलालिटी, जो हम लोग लास्ट में करेंगे। सो फाइनली इसको आप अपनी कॉपी में लिख लो। अब यहां पर इसका थोड़ा सेंस समझा देता हूं, इसको सेंस को समझे हम लोग, तो इसका सेंस क्या निकलता है जरा चेक करें। लेट अस सपोज आपके पास ऐसा लिखा हुआ है, एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, मान लेते हैं आपके पास ऐसा दिया हुआ है 4% वेट बाई वॉल्यूम, 4% वेट बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ NaCl aqueous is prepared, ठीक है। तो इसका सेंस बताना है आपको, 4% वेट बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ NaCl aqueous is prepared। सो फाइनली व्हाट डज दैट मीन, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये आपको बताना है। तो ये सवाल अगर आपने इसके आंसर देना सीख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चैट सेक्शन में आप पहले इसका आंसर लिखो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा 4% वेट बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ NaCl aqueous is prepared, इसका मतलब क्या है, कौन बताएगा इसका मतलब क्या है। इसका मतलब पूछ रहा हूं कि भैया सॉल्यूशन कितना माने कि सोल्यूट कितना हो और सॉल्वेंट कितना हो, तो आपको उस वे से आपको आंसर देना है। तो प्लीज आप इसका आंसर दो। बहुत इंटरेस्टिंग है, जहां पर जितेश पारसमणि उसने सबसे पहले आंसर लिखा है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं आप लोग फ्रीक्वेंटली आंसर दो इसका, क्योंकि क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप लोग अगर आंसर उसका करोगे तो डेफिनेटली आपको मजा आएगा। न्यूमेरिकल बेटा प्रिंसी अभी करेंगे, पहले हम लोग टर्म्स पढ़ लेते हैं, फिर हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। क्वेश्चन भी करेंगे, वी हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन ही एक तरह से। सो प्लीज आप इस क्वेश्चन का आंसर दो। 4% वेट बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन अगर आपको दिया है तो उसका सेंस क्या है, NaCl aqueous सॉल्यूशन दिया है तो उसका मतलब क्या है। बहुत सारे लोगों ने लिख दिया है, दैट इज रियली ऑसम। ओके, जितना ज्यादा आप जानते हैं और चैट में लिखते हैं उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि आपको याद रहेगा, ठीक है। सो चलो मैं आपको बताता हूं इसका सेंस क्या है। अगर मैंने यहां पर लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं यहां पर लिखता हूं 4% वेट बाई वॉल्यूम NaCl aqueous सॉल्यूशन, ओके, अगर मैंने ये लिखा है तो इसका मतलब क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ इट, इसका मतलब हमें जानना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ठीक है। इसका मतलब क्या है मैंने आपको बताया था, आप लोग याद करो कि जब भी आपके पास कोई परसेंटेज का टर्म होगा, जब भी आपके पास कोई परसेंटेज का टर्म होगा, इन दैट केस आपको हमेशा डिनोमिनेटर को, जब भी परसेंटेज का टर्म होगा इन दैट केस आपको हमेशा डिनोमिनेटर को 100 मानना है। आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस, याद है आप लोगों को, तो देखो। सो फाइनली आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को आपको 100 मानना है। तो मानो डिनोमिनेटर में कौन है, वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, उसको 100 मानो। याद रखो जब भी आपको परसेंटेज का टर्म होगा तो जो भी डिनोमिनेटर में है, दिस वैल्यू जो भी डिनोमिनेटर में है उसको आप 100 मानोगे। तो डिनोमिनेटर में कौन है, सॉल्यूशन, तो मैं यहां पे क्या मानूंगा, लेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 100 ml। याद करो मैंने आपसे कहा था कि आपको डिनोमिनेटर में जो वॉल्यूम गिवन है उसको ml में लेना है, और परसेंटेज में अगर आपको मानना पड़ जाए तो 100 मानोगे। सो अगर आप यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml ले रहे हो तो इस वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करो। इन दैट केस वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आएगा,
इन दैट केस वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आएगा, जरा चेक करो। अगर आप ये वैल्यू रख दो, जरा देखो फॉर्मूला क्या है, दी वेट ऑफ सॉल्यूट एंड दी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो अगर आपने यहां पर वैल्यू 100 रख दी तो सीधे सीधे वेट कितना आ जाएगा, 4। तो दैट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड 4 ग्राम जो भी डेटा दिया हुआ है वो सामने आपके आ जाएगा। सो यहां पर अगर आपने वॉल्यूम सॉल्यूशन का 100 ml माना, इन दैट केस सॉल्यूट का वेट कितना आएगा, 4 ग्राम, ये फिक्स है। इसका मतलब ये है। सो किस किस को समझ में आ गया, हाथ ऊपर करें फटाफट से। हाथ ऊपर कैसे करोगे, मुझे तो दिखेगा नहीं आदत पड़ी हुई है। आप लोग यहां पर एक बार यस और नो में आंसर लिख दो, यस और नो में एक बार आंसर लिख दो। अच्छा, जीतू जोशी कह रही है सर मेरा नाम ले दो, तो जीतू जोशी वेलकम। आप में से किस किस को बेटा समझ में आ गया? बहुत आसान है, मैं इसी सवाल को एक बार और आपसे पूछूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो मैं एक बार यही सवाल एक और तरीके से आपसे पूछता हूं, आप लोगों को आंसर करना है। यू हैव टू आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलो तो क्वेश्चन का आंसर अब आपको देना है, जरा चेक करें हम लोग, जरा चेक करो। अगर आपसे मैं आप क्वेश्चन पूछ लूं, इफ आई एम आस्किंग अ सिंपल क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, क्वेश्चन क्या है जरा आप चेक करिएगा। क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आपसे कह दूं यहां पे 7% वेट बाई वॉल्यूम ऑफ नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन, नाइट्रिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन, ये आपको गिवन है। इन दैट केस आपको बताना है व्हाट डज दैट मीन, आपको इसका मीनिंग बताना है, आपको इसका मीनिंग बताना है। इसका मीनिंग क्या है, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, तो आप में से कितने लोग हैं जो इसका मीनिंग बताएंगे, तो प्लीज आप आंसर करो। प्रतीक्षा, आकृति, गौरी, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत लोगों ने आंसर दे दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड, दैट्स रियली ऑसम। सो इसको बोलते हैं कमिटमेंट, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हो। ओवरऑल इसका मतलब क्या है कि अगर लेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो कितना मान लिया, 100 ml। इन दैट केस लेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ml। इन दैट केस वेट ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, अगर आपने इतना मान लिया, जितना डेटा दिया आपने वही उसका आंसर है, तो वो कितना होगा, 7 ग्राम्स। ये बहुत आसान है, जितनी आसानी से आप इसको समझ पाओगे उतना ही आसान ये होता जाएगा आपके लिए। सो ये बहुत आसान है, आई थिंक आप लोगों ने समझ लिया होगा। बफर हो रहा है बेटा, नहीं होना चाहिए, आप एक बार रिफ्रेश करो। बाकी सब लोगों ने तो आंसर भी दे दिया है। अभी सही है, अभी सही है, होता है बड़े बड़े शहरों में, छोटी छोटी बातें होती रहती है सेनोरिटा। आई एम सो सॉरी। चलो तो फाइनली आंसर दिस क्वेश्चन इज दिस, बहुत ही अमेजिंग है ये। सो ये इसका आंसर बनेगा, क्लियर है? तो अब आपने लिख लिया, तो ये होता है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। अभी आपको समझ में आ गया होगा। सो अभी हम क्या करते हैं, अभी इसको थोड़ा सा डिटेल में करते हैं, डिटेल में कर लो आप लोग। सो फाइनली इसकी डेफिनेशन आप लोग लिखो, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या है, इट इज रिप्रेजेंटेड द मास ऑफ solute in gram present in 100 ml of solution. This is the meaning of that. अगर सॉल्यूशन का वेट 100 ml है, इन दैट केस जो भी सॉल्यूट का मास रिप्रेजेंट हो रहा है, बेसिकली उसी को बोलते हैं मास बाय वॉल्यूम, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम टर्म, कॉन्सेंट्रेशन टर्म। सबको क्लियर है? बहुत बढ़िया। सो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसको लिखने का तरीका क्या है, मास ऑफ सोल्यूट दैट मस्ट बी इन ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट मस्ट बी इन ml इनटू 100। ये तरीका है जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है। और यहां पर कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि यहां पर वॉल्यूम इन्वॉल्व है, सो इन दैट केस आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम में टर्म्स में आपस में कन्वर्जन कैसे होता है। सो इन दैट केस आप लोग याद रखोगे 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, और वो 1 cc के बराबर भी है। तो आप ये लिख लो, 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 cc, एक ही बात है। 1 सेंटीमीटर क्यूब एंड 1 cc एक ही बात है। तो आप ये नोट डाउन कर लो, मैं आपको काफी बार बता चुका हूं। उसके अलावा जो सेकेंड टर्म है वो क्या है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब और 1 डेसीमीटर क्यूब है। बहुत इंटरेस्टिंग है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है कि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, 1000 cc होते हैं, क्योंकि 1 cc 1 ml के बराबर है, दिखाई दे रहा है। तो 1000 ml है, तो इसका मतलब 1000 cc हो गए, और 1 डेसीमीटर क्यूब मैंने प्रूव भी किया था पिछली बार जिसने क्लास ली है। सो फाइनली 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, 1000 cc होते हैं, और 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। 1 मीटर क्यूब 1000 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है, 1000 लीटर के बराबर होता है, क्योंकि 1 डेसीमीटर 1 लीटर के बराबर होता है, और 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ओवरऑल अगर आपको मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ चीजें बताऊं तो मतलब इसका ये निकलता है, आप लोग याद रखिएगा कि 1 ml हमेशा किसके बराबर होता है, 1 cc के। 1 ml हमेशा 1 cc के बराबर होता है। पहली चीज तो ये हो गई, 1 ml 1 cc के बराबर होता है, जो आपको नोट डाउन करना है।
और 1 लीटर हमेशा 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ये दो चीजें जो आपको बहुत ही फ्रीक्वेंटली काम आएंगी, इसको आप लिख लो, 1 ml 1 cc के बराबर होता है, 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। सो इस तरह से आपको कन्वर्जेंस पता होने चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन जब हम करने जाएंगे तो डेफिनेटली आपको मदद मिलेगी। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं आगे। ये कन्वर्जन हमने कर लिए, नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म करते हैं। अगली कॉन्सेंट्रेशन टर्म है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो लिखिए इसको कॉपी के अंदर। किस किसने लिख दिया अपनी कॉपी के अंदर? जो कॉपी लेके बैठता है, महेंद्र बेटा लेट आए हो, कोई बात नहीं, अपनी कॉपी। ऐसा कौन से बच्चे हैं यहां पर जो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम जो भी टर्म पढ़ा रहे हैं कॉपी के अंदर लिख रहे हैं? 1 cc बेटा, cc का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। प्रफुल्ल, cc का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। सो अभी आप लिखते जाओ, ठीक है। सो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये टर्म अभी हमें पढ़नी है, बहुत ही ऑसम टर्म है। इसको हम लोग देखते हैं परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का सेंस क्या निकलता है यहां पर। बहुत बढ़िया, दैट्स रियली ऑसम। ठीक है बेटा, बायो नहीं चल रहा है बेटा, केमिस्ट्री चल रहा है, केमिस्ट्री चल रहा है। ठीक है, सो आप ध्यान दो, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। तो फाइनली इसको देखिए जरा, चलिए फटाफट से इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो इसको चलो सबसे पहले आप एक्सप्लेन करते हैं, वही तरीका। सबसे पहले परसेंटेज लिखा है तो आप 100% किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100 से, क्योंकि परसेंटेज में है। उसके बाद न्यूमरेटर में वॉल्यूम है, डिनोमिनेटर में भी वॉल्यूम है। सो न्यूमरेटर में वॉल्यूम है वो सॉल्यूट के लिए होगा, डिनोमिनेटर में जो वॉल्यूम है वो सॉल्यूशन के लिए होगा। सो ओवरऑल इसका परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम जब आप लिख रहे हो, इन दैट केस इसको डिफाइन कैसे करोगे? डेफिनेशन इज रियली वेरी सिंपल, दैट इज वॉल्यूम, ऊपर क्या लोगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ये आपको लेना है न्यूमरेटर में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय। और मैंने आपसे कहा था जब भी आप ऐसे कोई केस लेते हो उस केस में वॉल्यूम जो आपको लेना है वो ml में ही लेना है, तो आप इसको ml में ही नोट डाउन करोगे। नीचे देखिए डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहां पर ये हमने लिया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे ज्यादा इस्तेमाल नहीं की जाती क्योंकि इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में वॉल्यूम है। ये स्पेशली ऐसे केस में इस्तेमाल की जाती है जहां पर सोल्यूट भी लिक्विड में हो और सॉल्यूशन भी लिक्विड में हो, या सॉल्वेंट भी लिक्विड में हो, उस केस में हम लोग यूज करते हैं। मतलब हर फेज यहां पर लिक्विड फॉर्म में हो तो इसको यूज करेंगे। सो दैट मस्ट बी अ लिक्विड, ये ओवरऑल सेंस निकलता है इसका। ठीक है, सो यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दैट मस्ट बी इन ml, इनटू क्या करेंगे? इनटू करेंगे 100। ठीक है, इनटू करेंगे 100। तो ये तरीका है। अब इसकी कोई यूनिट पूछे आपसे तो ऊपर ml है नीचे ml है, कैंसिल हो जाएगा, कोई यूनिट नहीं है इसका, ये यूनिटलेस है। सो आप लिख लो ये आपके पास यूनिटलेस है। ठीक है, दिस इज यूनिटलेस बाय द वे, ये यूनिटलेस है। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, आस्किंग अ सिंपल क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछता हूं, उसका जवाब आप लोग दीजिए। क्वेश्चन क्या है? लेट अस सपोज आपको लिख दिया 4% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, 4% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 4% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज गिवन टू यू। ठीक है, 4% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज गिवन टू यू। तो क्वेश्चन ये है कि इसका मीनिंग क्या है? व्हाट डज दैट मीन? इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग बताना है आपको। आप लोग फटाफट से क्वेश्चन का आंसर दीजिए चैट सेक्शन में, फटाफट से क्वेश्चन का आंसर दीजिए चैट सेक्शन में। अदिति चौहान ने आंसर दे दिया, सोनम कटियार भी दे दिया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब इसको बोलते हैं, मतलब मैंने क्वेश्चन पूछा और उन्होंने आंसर यहां पर एकदम लिख दिया है। गौरी चौहान ने, ऋतुराज ने, नथिंग ने, और ये धिनचैक पूजा ने, धिनचैक पूजा भी पढ़ती है अपने पास, देखो केमिस्ट्री अनीता ने, जोगिंदर ने, शैलेंद्र ने, बहुत बढ़िया, सोनम चौहान ने, और सुप्रिया ने, हीरोइक ने, खुशी ने, महक ने, शालू ने, जानवी ने, बहुत बढ़िया। दैट्स रियली ऑसम बच्चों, क्या आप लोग जज्बा दिखा रहे हैं चैट में, और ये बहुत ही ऑसम है। आप लोगों ने यहाँ पर सब लोगों ने आंसर्स लिख दिए हैं और वो जज्बा देखने लायक है। चलिए फाइनली इसका मतलब समझा देता हूं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इन दैट केस अगर आपको मानना पड़ जाए तो मैंने आपसे कहा था आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को 100 मानना है, मान लो। सो फाइनली लेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना मानोगे? 100 ml। अगर आपने सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml माना, सो इन दैट केस वॉल्यूम ऑफ, क्योंकि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ये कितना होगा? दैट इज ऑल्सो, लुक एट इट,
द डेटा विच इज गिवन टू यू 4%, सो फाइनली दैट इज 4 ml। सो ये काफी लोगों ने लिख दिया है, आप रख के देख लो वैल्यू। अगर ये 100 ml होगा तो पक्का ऊपर वाला क्या होगा 4 ml, तभी तो 4/100 लिखा है। समझ में आ रहा है? तो 4 आया है, सबको समझ में आ गया। अगर सॉल्यूशन यहां पर 100 होगा तो सोल्यूट 4 होगा, तो आप वैल्यू रख के देख लो 4/100 इंटू 100, इसका मतलब वहां पर 4 इसीलिए लिखा हुआ है। सो इसका मतलब ये है ओवरऑल। क्लियर है बेटा? टाइमिंग क्या है? 12 बजे आपकी बायो होती है, केमिस्ट्री आपकी 2 बजे और फिजिक्स आपकी 3 बजे होती है। सबको समझ में आ गया? ठीक है, सबको समझ में आ गया? यस और नो में आंसर लिखो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। क्लैरिफाई करो सब लोग, फिर हम लोग आगे चलते हैं नॉर्मेलिटी की तरफ, क्योंकि आज हमें नॉर्मेलिटी करना है। लिखो लिखो, शाबाश। दिल का दरिया बह ही गया। ओके, थैंक यू सो मच। आ गया? आ गया? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बहुत सिंपल है। चलो अब हम चलते हैं आगे, इसको और प्री डिफाइन कर लेते थोड़ा और। देखो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे लिखोगे, ये इसका तरीका है। इट रिप्रेजेंट्स दी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट परसेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। जब आप सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml मानोगे, इन दैट केस जो भी सोल्यूट का वॉल्यूम है बेसिकली उसी के बिहाफ पे आप इसको डिफाइन करते हो परसेंटेज वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को, जो मैं आपको बता चुका हूं। इसको लिखने का तरीका देखो, न्यूमिनेटर में सोल्यूट का वॉल्यूम, डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन का वॉल्यूम, ml में लेना इनटू 100 करना, ये इस तरीके से डिफाइन होगा। अब फाइनली अगेन अगर आपसे मैं कह दूं, जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जांपल के तौर पे आपके पास एक लेटर सपोज कफ सिरप है, उसके अंदर आपको 5% वेट बाई वॉल्यूम बाई वॉल्यूम एल्कोहल है, उसका मतलब क्या है? सब लोग लिखिए, ये क्वेश्चन है आपके लिए। सो क्वेश्चन है आप लोग के लिए, दिस इज अ क्वेश्चन, एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन क्या है आपके पास? यू हैव अ कफ सिरप, आपके पास एक कफ सिरप है, उसमें 5% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम एल्कोहल है, 5% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम एल्कोहल है। तो आपको ये बताना है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है? 5% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम एल्कोहल है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपने 100 ml सॉल्यूशन माना है, 100 ml सॉल्यूशन में 5 ml आपके पास क्या मिलेगा? सॉल्यूट। फिर बाकी बचा हुआ क्या होगा? सॉल्वेंट। बात खत्म, ये मैं बता चुका हूं। अगर आपने 100 ml सॉल्यूशन माना है, उस केस में 5 ml सॉल्यूट होगा, क्योंकि आपको 5% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम दे रखा है, तो जो डेटा है वो सॉल्यूट के लिए आ जाता है अगर आपने 100 माना तो। एंड लुक एट इट, बाकी बचा हुआ क्या होगा? अगर 5 ml सॉल्यूट है तो बाकी बचा हुआ क्या होगा? बाकी बचा होगा 95 ml सॉल्वेंट। सबको क्लियर है? बहुत बढ़िया, अमेजिंग, योर रिस्पॉन्सेज आर रियली गुड। आप लोगों ने काफी अच्छे तरीके से आंसर दिया, तो अब आप समझ गए होंगे इसका मतलब क्या है। काफी लोगों ने लिख भी दिया है, दैट्स रियली ऑसम। बच्चों कमाल कर दिया आप लोग। सो फाइनली इस तरह से चलेगा। अब आते हैं हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म की तरफ, मोस्ट अवेटेड टर्म की तरफ, जिसका नाम है नॉर्मेलिटी। सो राइट इट डाउन राइट नाउ, नॉर्मेलिटी। लिखिए सब लोग, नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी लिखिए बेटा। अब हम आते हैं अपनी मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म की तरफ, नॉर्मेलिटी। लिख लो सब लोग, लिखो। शाबाश 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 शाबाश, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कल रात को मैं सो नहीं पाया, तो आज मेरे को थोड़े से ऐसे ऐसे फील आ रही यूं, लेकिन मैं आज आपको पढ़ा के जाऊंगा नॉर्मेलिटी। तो 2 टर्म और कर लिया, अब हम नॉर्मेलिटी की तरफ चल रहे हैं, ठीक है? शाबाश बबुआ, बहुत ही बढ़िया, दैट्स रियली ऑसम बच्चों। चलो सो फाइनली नॉर्मेलिटी को पढ़ते हैं। नॉर्मेलिटी क्या है? तो देखो नॉर्मेलिटी, इट साउंड्स लाइक मोलैरिटी, है ना? नॉर्मेलिटी, इट साउंड्स लाइक मोलैरिटी। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो सिमिलैरिटी होगी नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी में। तो मोलैरिटी क्या है, उसी के बिहाफ पे हम लोग नॉर्मेलिटी को भी डिफाइन करेंगे। समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। दोबारा बोलता हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी, इनकी साउंड ऑलमोस्ट एक जैसी, इसका मतलब इनमें कुछ ना कुछ सिमिलर है, कुछ ना कुछ। आई एम नॉट सेइंग कि कंप्लीटली सिमिलर है ना, कुछ ना कुछ सिमिलर है। इसलिए हमें सबसे पहले मोलैरिटी को देखना है। मोलैरिटी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तो जरा अपन चेक कर लेते हैं यहां पर। ओवरऑल जरा चेक करिएगा। मैं यहां पर सबसे पहले मोलैरिटी कैपिटल एम को लिखता हूं। आप में से कितने लोग बताएंगे मुझे कि मोलैरिटी कैपिटल एम का फॉर्मूला क्या होता है या उसको कैसे डिफाइन करता है? मोलैरिटी बता दीजिए, आगे का काम मैं बता दूंगा। मोलैरिटी, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। मोलैरिटी आंसर करो। मोलैरिटी joshi.com ने कर दिया। और बेटा मोलैरिटी बताइए सबसे पहले। मोलैरिटी
रिया ने लिख दिया है मोलैरिटी बताइए, मोलैरिटी महेंद्र दास ने लिख दिया है, और जयता ने लिख दिया है, शिप्रा ने लिख दिया है, मीत कौर ने लिख दिया है, बहुत लोगों ने लिख दिया। मोलैरिटी का मतलब क्या होता है? The number of moles per liter volume of solution, that is called molarity. So in that case, number of moles per liter volume of solution is called molarity. अब आप देखिएगा, ये molarity है, और देखिए इसमें है number of moles of solute. आप देखिए molarity का मतलब होता है moles of solute per liter volume of solution. In that case, moles of solute को लिखेंगे कैसे? Mass of solute divided by molar mass of solute, इस तरह से लिखा जाता है। और मोलर मास आपको निकालनी आती है, ये आपको दो फॉर्मूले पता है तो आप आसानी से नॉर्मेलिटी को भी सीख लोगे। दोबारा बोलता हूं, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसको मोलैरिटी कहते हैं। अब यहां पर मोल कैसे निकालते हैं? गिवन मास बाई मोलर मास। मोलर मास आपको पता है कैसे निकालते हैं, वो हम पहले ही सीख चुके हैं, सही है। अब इसी के बिहाफ पे हम लोग नॉर्मेलिटी को डिफाइन करते हैं। अगर मोलैरिटी मोल पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है तो नॉर्मेलिटी इक्विवेलेंट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। अगर मोलैरिटी मोल पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है तो नॉर्मेलिटी इक्विवेलेंट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है, इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। अब आप कहोगे सर ये इक्विवेलेंट क्या है? मैं आपको बताता हूं। जैसे आप मोल से केमिस्ट्री में मेजरमेंट करते हो क्वांटिटी का, जैसे आप मोल से केमिस्ट्री में मेजरमेंट करते हो क्वांटिटी का, ठीक है, जैसे आप केमिस्ट्री में मोल से मेजरमेंट करते हो क्वांटिटी का, वैसे ही आप केमिस्ट्री में इक्विवेलेंट से भी मेजरमेंट कर सकते हो क्वांटिटी का, ठीक है। सो आपको मैं समझाता हूं इक्विवेलेंट क्या है। देखिए मोल क्या है? गिवन मास बाय मोलर मास। तो इक्विवेलेंट क्या है? इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। लुक एट इट, दोबारा बोलता हूं, मोल क्या है? गिवन मास बाय मोलर मास। तो यहां पर इक्विवेलेंट क्या है? गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। ये मतलब निकलता है ओवरऑल, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये इक्विवेलेंट मास क्या है? तो चलो मैं आपको बताता हूं। अब फाइनली देखो इक्विवेलेंट मास क्या है। इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास जो भी आप निकाले उधर डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब सारा खेल एक्चुअल में एन फैक्टर का है। अब आप कहोगे सर एन फैक्टर क्या है? तो एन फैक्टर मैं आपको निकालना सिखाऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। पर उसके बारे में मेरे ख्याल से पूरी यूट्यूब में एन फैक्टर पर मेरी एक वीडियो बनी हुई है जो सबसे ज्यादा सर्चेबल है, जिसको आप सिर्फ एन फैक्टर बाय अरविंद अरोड़ा लिख दोगे तो आपको दिखाई दे जाएगा, उसको सर्च करके आप देखो, लेकिन मैं आपको यहां पे बता दूंगा। सो ओवरऑल अब क्या करो, आप एक काम करो, सबसे पहले तो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला यहां रख दो और इक्विवेलेंट का फॉर्मूला यहां रख दो। सो अगर आप ये सारे फॉर्मूले रख दोगे तो पहले तो हम लोग नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। निकालो, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू, इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, तो पहले रख देते हैं, पहले इसकी वैल्यू रखते हैं। सो दैट इज, लुक एट इट, इक्विवेलेंट का मतलब गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, तो उसका फॉर्मूला अगर इक्विवेलेंट का रख दो तो क्या बनेगा? गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास इनटू पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये पहला फॉर्मूला बन गया जब मैंने इक्विवेलेंट की वैल्यू रख दी। ये इक्विवेलेंट की वैल्यू उठा के मैंने फर्स्ट में रख दी, सेकंड से इक्विवेलेंट की वैल्यू उठा के मैंने फर्स्ट में रख दी। अब जब सेकंड से मैंने फर्स्ट में रख दी, इन दैट केस गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब आप क्या करो, इक्विवेलेंट मास की वैल्यू उठा के उसके अंदर रख दो, तो फाइनली फॉर्मूला क्या बन गया आएगा? नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू, इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है? मोलर मास इनटू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, वैल्यू रख दो। सो गिवन मास बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू यहां पर क्या लिखूंगा? एन फैक्टर। अब आप जरा ध्यान से इसको देखो, ये ओवरऑल कहानी है, ये हुआ एन फैक्टर। क्लियर हो गया? अब सारा खेल देखो, ये वेट किसका? सॉल्यूट का। मोलर मास किसका? सॉल्यूट का। वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन का। अब बचा सिर्फ एन फैक्टर, बाकी सब चीजें तो आप जानते हो, सिर्फ एन फैक्टर बच गया। नॉर्मेलिटी का मतलब होता है गिवन मास बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू एन फैक्टर। अब आप लोग मुझे बताओ, मैं अगर यहां पर नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला यहां रख दूं तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? दैट इज गिवन मास बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही बनेगा मोलैरिटी का। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, सब लोग आप लोग मुझे एक बात बताओ कि ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये क्या है? सब लोग लिखो, ये क्या है? गिवन मास बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सामने देख लो, दैट इज मोलैरिटी। यस और नो? सो फाइनली नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू, अगर आपको मोलैरिटी निकालनी आती है तो उसको आपको सिर्फ एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, आपको नॉर्मेलिटी आ जाएगी। बच्चे इतना डरते रहते हैं इससे, इसमें कुछ नहीं है।
अगर आपको मोलैरिटी निकालनी आती है, इन दैट केस आपको सिर्फ एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर नॉर्मेलिटी मिल जाएगी, घबराना नहीं, बहुत आसान है। सो नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको सिस्टमेटिक तरीके से आपको एक और स्लाइड में प्रेजेंट कर दूंगा। सो ओवरऑल देखिए, नॉर्मेलिटी का मतलब होता है इक्विवेलेंट पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इक्विवेलेंट का मतलब होता है गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास का मतलब होता है मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। सारी चीजें रख दे तो ओवरऑल देखिए यहां पर क्या निकलेगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और न्यूमरेटर में एन फैक्टर से मल्टीप्लाई। फाइनली ये टर्म होती है मोलैरिटी, तो मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर इज इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी। सो ओवरऑल ये तरीका है इसको सोल्व करने, और आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत सारे बच्चों को, किस किस को समझ में आ गया, किस किस को समझ में आ गया कि सर आज तो मेरी नॉर्मेलिटी एकदम परफेक्ट है, मेरे को डेफिनेशन तो समझ में आ गई है, अब बस अपन क्वेश्चन कर ले तो मजा आ जाएगा, म से मजा। लेकिन उससे पहले एन फैक्टर का समझना जरूरी है। चमक गया, चमका चमका चमका, टाइड की तरह चमका, सर्फ की झनकार, चमक चमक चमकार है ना। हंसता रहता हूं तुझसे मिलकर क्यों आजकल, बदले बदले हैं मेरे तेवर क्यों आजकल, आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे, तू कहाँ, ये मैं हूं या कोई और है मेरी तरह, कैसे हुआ नॉर्मेलिटी का चक्कर। चलो समझ में आ गया। सो फाइनली इस तरह से इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। चलो तो फाइनली दिस इज ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऑफ नॉर्मेलिटी। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एन फैक्टर। ओके, अब हमें क्या करना है, एन फैक्टर को फाइंड आउट करना है। एन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। चलो बहुत सारे बच्चे पूछे अभी एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो चलो मैं एन फैक्टर निकाल के दिखाता हूं आप लोगों को। चलो फटाफट से बच्चों एन फैक्टर को देखते हैं, एन फैक्टर कैसे निकलेगा। तो नॉर्मेलिटी में डिफाइन कर चुका हूं, सब लोग नॉर्मेलिटी का डेफिनेशन लिख लो, मैं पूरी तरह से डिफाइन कर चुका हूं। दैट इज ग्राम इक्विवेलेंट वेट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज इक्विवेलेंट वेट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब उसके लिए सारी चीज ये स्लाइड के तौर पे बनी हुई है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। सो फाइनली जरा देख लो एक बार फिर से, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसको यूं लिख लेंगे, इक्विवेलेंट पर लीटर वॉल्यूम। इक्विवेलेंट को कैसे निकलेंगे, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास को कैसे लिखेंगे, मोलर मास डिवाइडेड बाय जेड। इसको आप एन फैक्टर भी कह सकते हो। सो फाइनली ये मतलब निकलता है इसका, क्लियर होता है सब लोगों को। सो आप ये फॉर्मूला इस तरह से है। अब इक्विवेलेंट मास के लिए आपको मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर आपको बता देता हूं, एन फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर, जेड सब एक ही बात है। क्लियर हो गया। सो फाइनली आपको लेना देना एक ही चीज से है, वो है एन फैक्टर। क्योंकि अगर आपको मोलैरिटी निकालनी आती है, तो अगर आप मोलैरिटी को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नॉर्मेलिटी निकल जाएगी, बात खत्म। सो इन दैट केस आ जाओ फटाफट से, मैं आपको बताता हूं एन फैक्टर कैसे निकलता है। वैसे एन फैक्टर के तौर पे मैं आपको ऑलरेडी बहुत ही बढ़िया वीडियो बना चुका हूं, वीडियो में जो मेरे ख्याल से पूरे इंडिया में उससे बेहतरीन वीडियो नहीं है, क्योंकि वो सबसे टॉप पे चल रही है एन फैक्टर के तौर पे। 2 वीडियोस हैं, लेकिन फिर भी आपको समराइज कर देता हूं। देखो एन फैक्टर निकलता है सॉल्यूट के नेचर के ऊपर। सॉल्यूट का नेचर कैसा है। सो अगर सॉल्यूट का नेचर एसिड है, इफ द नेचर ऑफ सॉल्यूट इज एसिडिक, इन दैट केस नंबर ऑफ H प्लस आयन जितने देगा एसिड, वही उसका एन फैक्टर होगा। दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहला केस लिया हमने, अगर आपका सॉल्यूट एसिड है, इस केस में एसिड जितने H प्लस आयन दे रहा है वही उसका एन फैक्टर है। जैसे कि मान लो HCl है, जो पानी में डालने के बाद आपको क्या दे रहा है, H प्लस और Cl माइनस। आप लोग मुझे बताओ HCl मैक्सिमम कितने H प्लस आयन दे सकता है, 1। सो इसका मतलब HCl का एन फैक्टर कितना होगा या वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 1। सबको समझ में आ गया, बहुत आसान है। सपोज करो कि एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं अपन H2SO4। अगर मान लो कि H2SO4 ट्वाइस ऑफ H प्लस और SO4 माइनस 2 इस तरह से टूटा, ट्वाइस ऑफ H प्लस एंड SO4 माइनस 2। आप लोग मुझे बताइए किस केस में H2SO4 ने कितने हाइड्रोजन
आयन दिए, H प्लस आयन दिए 2, सो इन दैट केस इसका एन फैक्टर कितना हो गया, दैट इज 2। ये इसका एन फैक्टर हो गया। सबको क्लैरिफाई है, बहुत बढ़िया। तो ये मतलब होता है। अब हम चलते हैं आगे। पहला केस तो हो गया, सबको समझ में आ गया। अब दूसरे केस की तरफ चलते हैं। सेकंड केस आता है बेस का। फर्स्ट केस हमारा हो गया, सेकंड केस आता है बेस का। बेस के केस में सोल्यूट अगर बेसिक है तो जितने OH माइनस आयन देगा वही उसका एन फैक्टर है। सपोज करो एग्जांपल लेते हैं अपन NaOH का। NaOH किस तरह से टूटा, Na प्लस एंड OH माइनस, इस तरह से टूटा। आप लोग मुझे बताइए कि OH माइनस आयन NaOH ने कितने दिए, 1। सो इसका एन फैक्टर भी कितना होगा, 1। इसका एन फैक्टर भी कितना होगा, 1। सो ये मतलब निकलता ओवरऑल जितने NaOH उतना ही आपके पास इसका एन फैक्टर। बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है। इसमें कोई शक्तिमान बनने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं यहां पर एकदम लाल चड्डी पहन लूं पेंट के ऊपर, उसके बाद मुझे समझ में आएगा। लाल चड्डी कौन पहनता है पेंट के ऊपर, बताओ, सुपरमैन, सही है। सो ये मतलब है, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप पेंट के ऊपर, अपनी जींस के ऊपर लाल चड्डी पहनोगे तभी समझ में आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। वैसे बाय द वे, लड़के, कितने लड़के जो लाल चड्डी पहनते हैं, वो बच्चे पहनते बेटा, लड़के नहीं पहनते। सो लाल चड्डी आई एम सो सॉरी। चलो, इट्स नॉट माय डिस्कशन, ये आपका आपसी मामला है। कईयों को लाल रंग अच्छा लगता है तो वो भैया ठीक है पहन सकता है, क्यों नहीं पहन सकता, सही है। उसमें हम कौन होते हैं कहने वाले, अपन तो पढ़ाने वाले हैं चलो अगला सवाल। अगला जो है सोल्ट। अगर आपका सोल्यूट एक सोल्ट है, मान लेते हैं कि अगर आपका एक सोल्यूट सोल्ट है, ठीक है। सो इन दैट केस आपका एन फैक्टर कैसे निकलेगा। सोल्ट के केस में एन फैक्टर कैसे निकलता है, उसका टोटल पॉजिटिव चार्ज या फिर उसका टोटल नेगेटिव चार्ज आपको लेना है। उसका टोटल पॉजिटिव चार्ज या फिर आपको उसका टोटल नेगेटिव चार्ज लेना है। सिंपल मतलब समझिए, मैं आपको समझाता हूं, चेक करिएगा। सो यहां पर टोटल पॉजिटिव या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज लेना है, उसको कैसे करेंगे देखो। मान लो आपके पास सोल्ट दिया है NaCl। सबको पता है कि NaCl एक सोल्ट होता है, जानते हो ना, टेबल सोल्ट सबसे फेमस यही है। अगर कोई पूछे सोल्ट तो आप NaCl सबसे पहले बोलोगे, नहीं बोलते हो तो आपने देश का नमक खाया ही नहीं है सो फाइनली NaCl, ठीक है, टाटा मत बोल देना, NaCl। सो इन दैट केस अभी पूछे कि सोल्ट, तो बाकी बच्चे तो क्या है कि ना, जो साइंस के नहीं है वो तो बोलेंगे टाटा, सोल्ट बने टाटा। मतलब साइंस के बच्चे हो ना अगर आप, तो सोल्ट बने टाटा नहीं होता है। जैसे वो पेस्ट बने सबके लिए, ज्यादातर बच्चों के लिए कोलगेट होता है, सोल्ट के लिए टाटा नमक, देश का नमक टाटा नमक, है ना। कोई भरोसा नहीं है। आर्ट वालों को जाके अगर आप पूछोगे ना, कॉमर्स वालों को कि सोल्ट का फॉर्मूला क्या है, TA, कोई भरोसा नहीं है। वो NaCl नहीं बोलने वाले, दिल से TA, क्या कहेंगे, TA टाटा, क्योंकि यही समझ में आता है उनको। समझ आ गया। सब बुराई नहीं कर रहा हूं ये अच्छाई भी नहीं कर रहा हूं, बुरा लगे तो सॉरी। चलो, सो फाइनली देखो NaCl हमारे पास क्या है, सोल्ट। अब मैं कहता हूं इसका एन फैक्टर कैसे निकालोगे। इसका या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज ले लो या टोटल नेगेटिव चार्ज ले लो। बताइए आप, NaCl में Na के ऊपर पॉजिटिव 1 है, Cl के ऊपर -1 है। आप या तो इसका टोटल पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है, आपको चार्ज प्लस माइनस काउंट नहीं करना, या तो आप टोटल पॉजिटिव या फिर आप टोटल नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो। सो इन दैट केस टोटल पॉजिटिव चार्ज भी 1 है, टोटल नेगेटिव चार्ज भी 1 है, एन फैक्टर भी इसका क्या आएगा, 1। या बोल रहा हूं मतलब कोई भी ले लो, आपकी मर्जी। एक एग्जांपल और देता हूं। मान लो कि आपको पूछ लिया इसके लिए K2SO4। K2SO4 भी एक सोल्ट है, पोटेशियम सल्फेट। अगर मैं इसके लिए आपसे सवाल पूछूं पोटेशियम सल्फेट के केस में, तो आप क्या जवाब दोगे। पोटेशियम सल्फेट के केस में इन दैट केस ये सोल्ट है तो इसका टोटल पॉजिटिव चार्ज या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज आप ले लो। बताओ टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है। देखिए पोटेशियम 2 है, एक पोटेशियम में +1 होता है, तो 2 पोटेशियम पे +2 हो गया ना, टोटल पॉजिटिव चार्ज बोल रहा हूं। या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज ले लो, SO4 पे -2 होता है, दोनों ही केस में 2 ही आ रहा है, तो एन फैक्टर इसका कितना होगा, 2। ये मतलब निकलता है इसका। आपको इसका टोटल पॉजिटिव या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज में मैग्नीट्यूड ही लेना है, प्लस और माइनस को काउंट नहीं करना। एन फैक्टर कभी भी प्लस और माइनस नहीं होता, प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लो, लिखो। एन फैक्टर कैन नेवर बी पॉजिटिव और नेगेटिव। एन फैक्टर हमेशा एक नंबर है विदाउट साइन, वी कैन से होल नंबर है सिंपली, तो 2 होगा।
क्लियर है सब लोगों को? 2 आंसर आएगा, 2 बेटा 2। क्लियर है? कभी भी इसको +2 या -2 मत लिखना, आपको सिर्फ चार्ज देखना है, उसका मैग्नीट्यूड लेना है। यू हैव टू टेक द मैग्नीट्यूड। चलो एक और सवाल देता हूं जिससे और क्लैरिटी आएगी। मान लो एक और क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको, कलर चेंज कर लेता हूं, मैं यहां पर लिखता हूं, मान लो कैसे लिख दिया, Al2SO4 होल थ्राइस। इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या बोलते हैं बेटा? एल्यूमिनियम सल्फेट। तो आप लोग मुझे बताओ, एल्यूमिनियम सल्फेट की अगर हम लोग बात करें, इफ यू टॉक अबाउट एल्यूमिनियम सल्फेट, सो आप लोग मुझे बताओ कि एल्यूमिनियम सल्फेट के केस में एन फैक्टर कितना होगा? इस एल्यूमिनियम सल्फेट के केस में एन फैक्टर कितना होगा? अब दिमाग लगाओ ना बेटा, खुद का दिमाग लगाओ। सोल्ट के केस में टोटल पॉजिटिव या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। अब आप दिमाग लगाओ, इस पूरे कंपाउंड में टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है? टोटल पॉजिटिव और बोल रहा हूं बेटा, पूरे कंपाउंड में टोटल बोल रहा हूं। आधे लोग टोटल नहीं देखते, मैं टोटल बोल रहा हूं। कई लोग 3 लिख रहे हैं, तो आपको मैं बताता हूं। आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये ना गलत बात है। अगर आप 11th में हैं तो ठीक है, पर आपको समझ बढ़ानी होगी कंपाउंड में किस पे कितना चार्ज होता है बेटा, उस पे समझ बढ़ाओ अपनी। अगर आप रिपीटर हो तो बहुत गलत बात है, अगर आप गलत आंसर लिख रहे हो तो। आपको सबको पता है यहां पर एल्यूमिनियम अगर अकेला एक ही एटम होता है तो +3 चार्ज होता है। एल्यूमिनियम कितने हैं यहां पे? 2। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया? +6। टोटल पॉजिटिव चार्ज बेटा +6 हुआ। टोटल पॉजिटिव चार्ज +6 हुआ। टोटल नेगेटिव चार्ज काउंट करो कितना है। हमको पता है कि SO4 के ऊपर -2 होता है, 3 है, यहां पर -6 हो गया। टोटल पॉजिटिव चार्ज +6, टोटल नेगेटिव चार्ज -6। हमें प्लस और माइनस नहीं लेने, इन दोनों में से किसी भी एक का मैग्नीट्यूड लेना, क्योंकि दोनों सेम है। सो इन दैट केस एन फैक्टर कितना निकल के आएगा? 6। अब मैं आपको 3 एग्जांपल दे चुका हूं, अब आप अपना दिमाग दौड़ाओ और इसका आंसर फाइंड आउट करो। अगर अभी भी आपको नहीं आया तो सोल्ट के केस में तो ये होता है। अब इससे ज्यादा एक्चुअली आपको फर्स्ट में समझने की जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको आगे की लाइनें भी बता देता हूं। आयन के केस में जो भी चार्ज का मैग्नीट्यूड है वही उसका एन फैक्टर होता है। जैसे कि आयन के केस में जो भी चार्ज है वही उसका मैग्नीट्यूड होता है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, आयन के केस में फर्स्ट एग्जांपल लिखा है Fe+3, तो आप बताइए कि इसका एन फैक्टर कितना होगा? ऑब्वियसली 3। Fe+3 लिखा है तो एन फैक्टर होगा 3। आपको उसका चार्ज काउंट कर लेना है। सपोज करो कि अगर मैंने लिख दिया SO4-2, तो आप लोग बताओ इस पे टोटल चार्ज कितना है? 2, तो वही उसका एन फैक्टर है। समझ में आ गया? तो आयन के केस में जितना चार्ज होता है वही उसका एन फैक्टर होता है। सिंपल, क्लियर हो गया? इस तरह से आपको लिखना है, Fe+3 में 3, SO4-2 में 2। ये तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। इसके लिए चड्डी ऊपर पहनने की जरूरत नहीं है, नीचे पहनोगे तब भी समझ में आ जाएगा। ठीक है? लास्ट रह गया रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये चीज है ना आपके अभी काम की नहीं है, जब हम रेडॉक्स पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है? सो डोंट वरी, इसको आप छोड़ सकते हो। लेकिन फिर भी वैसे मैं आपको रेडॉक्स में काफी बार बता चुका हूं, जो पुराने रिपीटर बच्चे हैं, रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन एन फैक्टर होता है। रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन एन फैक्टर होता है। ये मतलब निकलता है इसका, ये मतलब होता है इसका। वानी मैम को याद करे थे, वानी मैम यही है। कई लोग वानी मैम के लिए चैट पे लिख रहे थे, वानी मैम आ गई, चलो मिल लो आप लोग। अगली क्लास है, क्लास टेस्ट पढ़कर आए हो? हाय एवरीबॉडी, हाय नैतिक। आज का क्लास मॉनिटर इज नैतिक। हाउ आर यू? वानी मैम प्रकट हो। हाउ आर यू डूइंग? यस, क्लास टेस्ट है 15 मिनट बाद, पढ़कर आना। यस, सुपर कूल। लाइव क्लास टेस्ट। अच्छा, क्या बात है। मतलब इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट। मैम ने एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, लाइव क्लास टेस्ट। हाँ, वैसे हम बोल सकते हैं, है ना? यस। और अरविंद सर की इंटरव्यू चाहिए आपको द अदर साइड ऑफ बॉडी में या नहीं, पहले ये बताओ। यस और नो ऑन माय स्क्रीन। यस, अरविंद सर की इंटरव्यू कितने लोगों को चाहिए ये बता दो जल्दी। यप, यस मैम रेडी। ये टेस्ट के लिए रेडी है या किसके लिए? यस, अब आए हैं। यस, चाहिए, चलो डन। पढ़ लो केमिस्ट्री। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट 15 मिनट्स विद द क्लास टेस्ट। बाय। चलो वानी हमको बाय कह दो, कह दिया है। चलो
अब हम चलते हैं आगे। फाइनली ये जो छोटा सा टॉपिक है रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला, ये हम पढ़ेंगे रिडॉक्स में, ठीक है। सो इसको अभी आप छोड़ दो, रिपीटर वाले देख सकते हो। रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन ही आपका इन फैक्टर होता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल तरीका है। मैं आपको एक एग्जांपल वैसे दे देता हूं, जिसको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। लेट अस सपोज हमारे पास है ना एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसको KMnO4 बोलते हैं, बहुत फेमस है। छोड़ते क्यों है, चलो ले लेते हैं। सबसे पहले तो KMnO4 का नाम बताओ, कितने लोगों को पता है? ये आपके लैब में पर्पल कलर का एक लिक्विड होता है जो कि आपको बहुत काम देगा टाइट्रेशन के केस में, क्योंकि आप जब टाइट्रेशन करते हो तो KMnO4 को फ्रीक्वेंटली यूज करते हो। सो KMnO4 इज पोटेशियम परमैंगनेट। जानते हो कि नहीं जानते हो? पोटेशियम परमैंगनेट, जितेश ने लिख दिया। अब ये एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दिस इज OA। OA का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। जब भी आपको KMnO4 की प्रॉपर्टी पूछे ना, रिड्यूसिंग है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आप उस टाइम पे आप लोग क्या करो, ये गाना याद रखो, ओए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। प्रिंस को क्या हो गया बेटा, क्या हो गया? नहीं समझ में आ रहा? आ गया तो कोई बात नहीं। अगर आप 11th में हो तो KMnO4 पहली बार देखा होगा, नहीं देखा तो आपको बताता हूं। आप अपनी लैब में जाओ, आप स्कूल की लैब में जाओगे तो KMnO4 आपको पर्पल कलर का आपको एक लिक्विड दिखेगा, पर्पल कलर का, ठीक है, जिसको आप टाइट्रेशन में यूज करते हो और बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके पास जरा ध्यान से देखो, जो मैंगनीज है वो भी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आपको निकालनी सिखाई थी जब मैंने आपको ऑनलाइन पाठशाला की क्या शुरू की थी, वार्म अप, तब सिखाई थी। तो ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, उसके बाद ये घटेगा ही, तो ये सामने वाले को बढ़ाएगा। तो सामने वाले को जब ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रमोट करता है, इसलिए KMnO4 को बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ये हम रेडॉक्स में भी पढ़ेंगे। नहीं भी आता तो चिंता मत करो, ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, OA। अब मजे की बात ये है कि KMnO4 ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल डेटा है। प्रैक्टिकली KMnO4 जब आप इसको एसिडिक मीडियम में यूज करते हो, व्हेनेवर यू यूज इन एसिडिक मीडियम, इन दैट केस KMnO4 किस में कन्वर्ट होता है? Mn+2 में कन्वर्ट होता है। ये आपको याद रखना है, Mn+2 में। आगे पोटेशियम भी अपना एक कंपाउंड बनाएगा, ऑक्सीजन भी कहीं चली जाएगी। ओवरऑल यहां पर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट इस तरह से चेंज होगा। KMnO4 इज कन्वर्टेड इनटू Mn+2 इन एसिडिक मीडियम में। आपको याद रखना है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल डेटा है। जितना ज्यादा आप इसको मगअप करोगे उतनी चीजें आसान हो जाएगी। इन दैट केस अगर आपसे कोई पूछे कि एन फैक्टर बताइए, तो एन फैक्टर का मतलब होता है ओवरऑल इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बाय दैट स्पीसी। तो आप लोग देखो +7 से +2 पे जाते हो तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे? 5। काउंट कर लो। कोई बंदा +7 से सीधे +2 पे आ जाता है, भाई वो 7वीं क्लास में था, उसको डिग्रेड करके दूसरी क्लास में भेज दिया। अगर कोई +7 से +2 पे आ रहा है तो टोटल +7 से +2 का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 5। तो वही उसका एन फैक्टर है। सो इन दैट केस एन फैक्टर ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम इज 5, ठीक है। KMnO4 का एन फैक्टर एसिडिक मीडियम में कितना होता है बेटा? 5। तो ये मतलब निकलता है, एन फैक्टर आपको निकालना आ गया। अब अपन करते हैं इसके क्वेश्चन। चलो तो अब आपके सामने हाजिर है एक सवाल जिसका जवाब आपको देना है। आई थिंक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है? दी नॉर्मेलिटी ऑफ 0.3 M फॉस्फोरस एसिड इज। लुक एट इट। आपको इसकी नॉर्मेलिटी बतानी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। आप लोग इसका आंसर करिए। कितने लोग आंसर करेंगे? कितने लोग आंसर करेंगे? बहुत बढ़िया। गिव द आंसर गाइस, कम ऑन, आंसर दो। ब्रिलियंट। नॉर्मेलिटी ऑफ 0.3 M फॉस्फोरस एसिड सॉल्यूशन। इसका आपको क्या बताना है? इसका आपको बताना है क्या? फॉस्फोरस एसिड मतलब H3PO3 पूछा है, H3PO3। बहुत बढ़िया, काफी लोगों ने आंसर दे भी दिया है। मतलब इसको बोलते हैं, आप लोग जब झकास लेवल पे आंसर दे रहे हो ना, उससे मजा आता है। बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से। चलो मैं नाम लेता हूं कितने लोगों ने आंसर दिया है यहाँ पे। अब देखो, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है नॉर्मेलिटी का, हम लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं। मैं अपना मोबाइल ऑन करता हूँ और इस सेशन को देखता हूँ कितने लोग आंसर दे चुके हैं। चेक करते हैं कितने लोग अभी आंसर दे चुके हैं। अच्छा, आज नेट नहीं चल रहा हमारे यहाँ पे, हमारा टेस्ट वाला नेट नहीं चल रहा, तो मैं नाम नहीं ले पाऊंगा। यहाँ पर सीधे देख के बोल देता हूँ। प्रतीक है, अमीनुर है, महक है, साक्षी है, अंकित है, ये शक्तिमान है, हाँ, गुरदास मान है, निकिता है, अंकित है,
और स्पाइडरमैन भी पढ़ने आया, सुपरमैन भी पढ़ने आया, थोर भी पढ़ने आया है, और कौन पढ़ने आया, आयरन मैन भी पढ़ने आया। दैट्स रियली ऑसम। ठीक है, क्या बात है, क्या बात है। शाहिद कपूर पढ़ने आया है, कबीर सिंह पढ़ने आया है। चलो तो आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का आंसर देखो, सबसे पहले तो फॉस्फोरस एसिड है, हमको ये जानना है इस फॉस्फोरस एसिड का एन फैक्टर कितना होगा। प्रॉब्लम यही है। तो इस केस में क्या होता है ना, क्योंकि हमको पता है कि हमको निकालनी है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। तो ले देके हमारे पास एन फैक्टर वाला केस आता है कि भैया एन फैक्टर कितना होगा। क्वेश्चन ये है, एन फैक्टर निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि फॉस्फोरस एसिड को अगर आपने पानी में डाल दिया तो कितने H+ आयन देगा। उस केस में आपको इसकी स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। H3PO3 की स्ट्रक्चर क्या होती है, ये हमारे पास फॉस्फोरस है, क्योंकि ये ऑक्सो एसिड है तो एक ऑक्सीजन सीधे जुड़ा होता है डबल बॉन्ड से। फिर उसके बाद ये एक ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन, इस ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन। अब एक हाइड्रोजन बच गया जो सीधे कहां जुड़ा होता है, H3PO3 का ओवरऑल स्ट्रक्चर ये होता है। इन दैट केस मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को ध्यान रखना है, ये हाइड्रोजन जो है अलग नहीं किया जा सकता। वी कैन नॉट सेपरेट इट। क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट आसपास होती है। तो यहां से हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है, इसको निकाल नहीं सकते हो। तो आप हाइड्रोजन कौन सा निकाल सकते हो, एक ये वाला और एक ये वाला। इन दैट केस क्योंकि दो हाइड्रोजन निकाल सकते हो, दो ही हाइड्रोजन निकलते हैं, तो एन फैक्टर इसका 2 होगा। और अगर एन फैक्टर 2 है तो नॉर्मेलिटी कैसे निकालोगे, मोलैरिटी 0.3 है, इंटू करना है 2, तो आंसर इसका कितना आएगा 0.6। इस तरह से आंसर निकालना था। आंसर इसका डी बनेगा। डी बने देवसेना, डी बने दिल्ली, दिल्ली 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 दिल्ली। दिस इज द आंसर। ठीक है, सबको समझ में आ गया। सो फाइनली ये आंसर बना है हमारा। क्लियर है सब लोगों को। सो चलो, थैंक यू सो मच।